हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवेश चौरसिया। वेलकम टू GYS यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश राज के बारे में कि इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। आप जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1765 के बाद जो ट्रिटीज़ हुई, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, उसके बाद बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। एंड 1765 से 1772 तक चीज़ें इतनी ख़राब हो गई थी कि फिर क्या हुआ, कुछ एक्ट्स लाने पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एंड 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक जाती है, जब तक के पहले जो कंपनी का रूल रहा एंड उसके बाद जो क्राउन रूल रहा। इनमें जो जो एक्ट्स आए हैं हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्ट से। जो हमारा फर्स्ट एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कंपनी के जो वर्क था उसको रेगुलेट किया था। कंपनी से पूरा वो नहीं ले लिया था पावर। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अपन मान के चलिए कोई लड़का है या कोई लड़का है किसी का, अब मान के चलते हैं वो बिगड़ गया है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम पिता को उठाने पड़ते हैं। वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी किसके सन थे या फिर किसका लड़का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो अब ये क्या कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो रहा था, बैड गवर्नेंस था इसके द्वारा, क्योंकि बंगाल के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। ब्राइब काफ़ी बढ़ गई थी। यहाँ के लोग जो सर्वेंट्स थे वो ब्राइब लेते थे, करप्शन काफ़ी हो गया था, है ना, और काफ़ी चीज़ें खराब चलने लगी थी। जो दस्तक था उसका मिसयूज़ कर रहे थे इन लोग, मतलब अपने फ़ायदे के लिए। जो दस्तक कंपनी को मिला था, कंपनी के बिजनेस के इंटरेस्ट में, लोग इसका यूज़ अपने लिए कर रहे थे, अपने काम के लिए कर रहे थे। मतलब इनको कोई मतलब नहीं था कि कंपनी का क्या हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा था, कंपनी का नुकसान होना चालू हुआ, कंपनी लॉस में जाने लगी, उसके ट्रेजर्स खाली होने लगे। और उस समय जो गवर्नर थे ना वहाँ के, बंगाल के, वारेन हस्टिंग, वो परेशान हो गए कि बैंक करप्ट हो रही कंपनी। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट उन्होंने लाया, रेगुलेशन एक्ट 1773। तो वॉरेन हेस्टिंग उस समय के थे। अब उन्होंने देखा कि बोले अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट के पास गए। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स बने। इनके जो मेन प्रोविज़न्स थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे देखिए, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। पढ़िएगा आप एक बार जाके पूरा, और उसके बाद ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रख लीजिए कहीं लिख के, तो क्या आप इजीली आप इसको रिवाइज कर सकते हैं चलते फिरते, या फिर काफ़ी शॉर्ट नोट्स टाइप में। तो इसके मेन प्रोविजंस के बारे में हम बात करते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रोविज़न था क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रेवेन्यू, सिविल और जितने भी मिलिट्री मैटर्स होंगे उसकी जानकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी भी मैटर्स होंगे उसकी जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी, है ना। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वो गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा। और जितने भी इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी 4 मेंबर्स की, इनसे डिसीजंस लिए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के लिए, इंडियन टेरिटरी जितनी भी है ब्रिटिश की। एंड बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है जो अब वो सबऑर्डिनेट हो जाएगी गवर्नर जनरल के। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट होगा कलकत्ता में 1774 में, एंड जिसमें 1 चीफ जस्टिस और प्लस 3 अदर जज रहेंगे। और जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एलिजा इम्पे बने थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये सर्वेंट्स के द्वारा ब्राइब प्रेजेंट्स लिए जा रहे हैं ये सब प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा, मतलब वो सर्वेंट नहीं रह जाएगा, है ना। इसके अब हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं। इसके अगर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करना चाहें तो इसमें बहुत सारे मेरिट्स भी हैं और बहुत सारे डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेंट्रलाइज करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंडिया में, जो काफ़ी बिखरी हुई थी, अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर्स थे। अब लेकिन अब गवर्नर जनरल रहेगा जिसके सबऑर्डिनेट रहेंगे सब, ये हमने अभी देखा मेन प्रोविजन में। कलीजन सिस्टम रहेगा। कलीजन सिस्टम मतलब वो रहेगा कि उसमें जैसे मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। जो 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अगर उसमें गवर्नर के अलावा भी 3 लोग अलग वोट कर देते हैं तो फिर गवर्नर को उसको मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल के साथ प्रॉब्लम थी कि उसके पास वीटो पावर नहीं था, वो 3 मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर था। तो डिडेंट एड्रेस द कॉज, मतलब उन्होंने यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स तो सब कर ली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन मेन टैक्स कौन देता था, इंडियन पीपल्स देते थे। उनके ही तो सब कर रहे थे, अपने ऊपर राज कर रहे थे, और हम अपनी ही प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया इस एक्ट में इन्होंने। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं, गलत किया। हाँ, इन्होंने कोशिश की थी काफ़ी ज़्यादा,
तो इस तरह से ये सब हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। हम आगे की वीडियो में देखेंगे अगले